जमुई से भूदेव पर भारी पड़ेगा एनडीए का चिराग। गया में मांझी वर्सेस मांझी में कौन गाएगा जीत का राग। औरंगाबाद में सुशील को मिलेगा जीत का प्रसाद। नवादा में किसके सर सजेगा गिरिराज का ताज। बेरोजगारी गरीबी पर वोट या भारी पड़ेगा राष्ट्रवाद। सीटें 4, किसका होगा बेड़ा पार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 2019 के महाभारत के पहले चरण के रण का फैसला अब ईवीएम में बंद होने वाला है। चंद घंटे बाद ही मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। भाषण, वादे और सपने का हिसाब किताब होगा। पहले चरण के तहत बिहार की सीटें 4 हैं, जिस पर किसका होगा बेड़ा पार और किसका होगा बंटाधार, ये कल मतदाता तय करेंगे। सवाल यह भी कि क्या बेरोजगारी गरीबी पर चोट के लिए होगा वोट या भारी पड़ेगा राष्ट्रवाद। आज प्राइम डिबेट में यही सवाल यह भी कि नीतीश मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताएगी जनता या महागठबंधन के साथ खड़ी होगी। सवाल उन युवाओं का भी जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। इस बार 8 करोड़ से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं, जबकि बिहार में इस बार नए वोटरों की संख्या 50 लाख है। लेकिन अब हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से 4 सीटों के बारे में जान लेते हैं, जिन 4 सीटों पर पहले चरण के तहत कल मतदान होगा। सबसे पहले बात हम औरंगाबाद की करें तो औरंगाबाद से सुशील सिंह बीजेपी की ओर से और उपेंद्र प्रसाद हैं हम पार्टी की ओर से यहां उम्मीदवार। और बीजेपी वर्सेस हम, महागठबंधन वर्सेस एनडीए में बीजेपी वर्सेस हम का मुकाबला है। यहां शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा रहा, फिर जनता दल के पास ये सीटें गई, फिर बीजेपी के पास 2014 में ये सीटें, और अब चुनौती बीजेपी के पास है इस सीट को बचाकर रखने की। पिछली बार जो हार जीत का अंतर था वो हम देख लेते हैं। सुशील कुमार बीजेपी के सांसद पिछली बार बने थे, 39.16% वोट मिला था, जबकि निखिल कुमार को 30.73% वोट। जीत का अंतर करीब करीब 8.44% वोट। लेकिन इस बार निखिल कुमार यहां से नहीं है और उपेंद्र प्रसाद हम की ओर से यहां दावेदारी कर रहे हैं। यहां पर निखिल कुमार के समर्थकों ने विरोध भी जताया था। और एनडीए का जो बीजेपी और जेडीयू अलग अलग पिछली बार लड़ी थी, लेकिन इस बार एक है, तो एक साथ वोट परसेंटेज पर एनडीए का वोट परसेंटेज ज्यादा नजर आता है। गया की बात करें तो यहां विजय मांझी जेडीयू की ओर से प्रत्याशी हैं और जीतन राम मांझी हम की ओर से। यानी इस बार पहले चरण की 2 सीटें ऐसी हैं जहां हम का दांव पर लगा हुआ है। हम की साख, पार्टी की साख खुद जीतन राम मांझी भी हैं। और यहां जेडीयू वर्सेस हम के मुकाबले में सबसे ज्यादा देखना होगा कि मांझी वर्सेस मांझी में किसकी ओर दलित, महादलित वोट जाता है। इस बार जो पिछले बार के उम्मीदवार थे वो नहीं है, दोनों तरफ से नए उम्मीदवार आए हैं। पिछली बार जो जीत हासिल हुई थी वो हरी मांझी बीजेपी की ओर से यहां जीत हासिल उन्होंने किया था और आरजेडी की ओर से रामजी मांझी पिछली बार उतारे गए थे। जीत का अंतर दोनों में बहुत बड़ा था, 14.27% का अंतर था पिछली बार। लेकिन दोनों इस बार नहीं है,
जीतन राम मांझी हैं और दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से विजय मांझी हैं। क्या जीतन राम मांझी अपनी साख बचा पाते हैं, क्योंकि साख का सवाल उनके लिए यहां जरूर होगा। नवादा की बात करें तो यहां चंदन कुमार हैं एलजेपी के प्रत्याशी, सूरज भान के भाई हैं, और विभा देवी हैं आरजेडी की ओर से प्रत्याशी, राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। पिछली बार राजवल्लभ यादव ही इस सीट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे। इस बार चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजायाफ्ता हैं बलात्कार के मामले में, इसलिए अब विभा देवी को उतारा गया। और दूसरी तरफ चंदन कुमार हैं एनडीए की ओर से प्रत्याशी। एलजेपी वर्सेस आरजेडी यहां का मुकाबला। यहां भी चुनौती एनडीए के सामने, बीजेपी के सामने, चूंकि गिरिराज सिंह यहां से सांसद हैं लेकिन उनकी सीट बदल दी गई, बेगूसराय उन्हें भेज दिया गया और एलजेपी के खाते में सीट आई है। लेकिन एनडीए के सामने चुनौती होगी सीट बचाकर रखने की, क्योंकि पिछली बार गिरिराज सिंह ने भी बहुत बड़े अंतर से ये सीट पर जीत हासिल की थी। करीब करीब जीत का अंतर उनका 15.85% था। और इतना अंतर, जीत का अंतर, क्या एक बार फिर से चंदन कुमार रख पाते हैं या फिर विभा देवी भारी पड़ेंगी? जमुई की बात करते हैं, एक और हॉट सीट है यहां, क्योंकि चिराग पासवान एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे हैं, और दूसरी तरफ भूदेव चौधरी हैं जो यहां सांसद रह चुके हैं। 2009 में उन्होंने जीत हासिल की थी, जेडीयू में थे, लेकिन अब यहां आरएलएसपी की ओर से प्रत्याशी बने हैं। और एलजेपी की ओर से चिराग पासवान जो सिटिंग एमपी हैं वो एक बार फिर से मैदान में है। लेकिन यहां पिछली बार चिराग पासवान और सुधांशु एस पिछली बार आरजेडी की ओर से लड़े थे, जीत का अंतर 11% था करीब। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या चिराग पासवान अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। और आज हमारे साथ जो प्राइम डिबेट में खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। संजीव चौरसिया हैं बीजेपी विधायक, अमित टुन्ना है कांग्रेस विधायक, सोहेली मेहता है जेडीयू प्रवक्ता, और दानिश रिजवान है हम के प्रवक्ता। चारों मेहमानों को हम सब 1-1 मिनट का वक्त देंगे। शुरुआत में अपनी बात रखिए, बीच में टोका टोकी नहीं, उसके बाद हम डिबेट ओपन करते हैं। दानिश, साख का सवाल हम पार्टी के लिए पहले चरण में ज्यादा है, 2 सीटें हैं और खुद आपके अध्यक्ष इस बार मैदान में हैं। निश्चित तौर पे ये साख की बात आपने सही कही है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके अलावे औरंगाबाद से हमारे एक और प्रत्याशी हैं उपेंद्र जी, और एक सीट आपने छोड़ दिया है, वहां से नवादा उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, वहां से हमारे एक प्रत्याशी विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार सिन्हा जी। हमारा सिंबल भी टेलीफोन छाप है। और देखिए जो बातें हैं बड़ी स्पष्ट है। एक तो जो एनडीए के कैंडिडेट है वो पहले ही से 2 सीट लोकसभा का वैसे ही हार चुके हैं, क्योंकि इनके 2 कैंडिडेट फिर से पहले से भगौड़ा है। हरि मांझी 10 साल तक सांसद रहे थे गया में, लेकिन कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के विकास की धारा बह रही है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गया में चूंकि जब कोई काम नहीं हुआ तो भाग जाना पड़ा और वहां से जेडीयू को उम्मीदवार बनाना पड़ा। ठीक वैसे ही स्थिति हमको नवादा में भी देखने को मिली, जब गिरिराज सिंह जी ने कोई काम नहीं किया और वहां से भाग करके बेगूसराय जाना पड़ा। तो ये स्थिति है। तो कमोबेश ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि कल जो वोट रेशियो होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन चारों लोकसभा क्षेत्र और 1 विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और मतदान करें। मतदान बदलाव के लिए करें, मतदान एक ऐसे उम्मीद के लिए करें जो देश जोड़ने वाला है, जो देश में मोहब्बत की बयार बहाने वाले लोग हैं, उनके साथ हैं और उनके साथ खड़ा होकर मतदान करें। रोजगार सृजन की बात करें, किसानों की बात करें, ठीक है, सोहेली मेहता जी उन मुद्दों को छोड़ दें। जेडीयू की भी कहीं ना कहीं यहां पर एक उम्मीदवार जो गया से और जीतन राम मांझी सामने, पूर्व सीएम। सबसे पहले तो कल जो लोकतंत्र के महापर्व में हमारे मतदाता बंधु भाग लेंगे, उनको अग्रिम बधाई कि लोकतंत्र के महापर्व में वो भाग लेने जा रहे हैं। और हम उनसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकले। हालांकि कल छठ पर्व है, महापर्व, उस छठ में भी हमें पूरी उम्मीद है कि सुबह उठते के साथ पूरी जनता घर से निकलेंगी और अपना अपना मत जाकर दे के लोग आएंगे। और दूसरी बात यह है कि मांझी जी खड़े हैं और वहाँ से हमारी पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं, और स्वाभाविक रूप से मांझी जी का जिस तरह से अनिश्चितता से भरा हुआ जो भी निर्णय शुरू से देखते आए हैं, और जो एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लिए किए गए काम हैं, उसको देखते हुए स्वाभाविक है कि बिहार की जनता, गया की जनता हमारे कैंडिडेट को वोट देगी।
आगे जो बिहार में काम होने वाला है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो बिहार में बयार बह रही है, ठीक है उसमें अमित टूना हमारी जी, ठीक पार्टी है मैम, हमारे आते हैं गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोट अमित पड़ेगा। टूना जी 1 मिनट में ही बात रखिए अपनी। अमित जी, मैं तो सबसे कांग्रेस तो यहाँ नहीं है पहले चरण में, लेकिन जरूर औरंगाबाद सीट खासतौर पर निखिल कुमार के समर्थकों का लगातार विरोध रहा, और औरंगाबाद सीट पर निखिल कुमार के समर्थक अगर कुछ विरोध करते हैं, जैसा कि उपेंद्र प्रसाद के साथ कभी दिखे नहीं कांग्रेस के नेता, क्या कांग्रेस ऐसा नहीं है इस बार बीजेपी को जिता देगी? महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन के साथ है। कल ही जो गया में रैली हुई वो दिखा दिया, क्योंकि लोग 5 घंटा तक 11 बजे से 5 बजे तक इंतजार करते रहे, आंधी तूफान में कुर्सी से पानी से बच के भी वो राहुल जी को सुनने के लिए। तो राहुल गांधी सबसे पहला प्रोग्राम बिहार में दे रहे महागठबंधन के जो हमारे साथी उनके लिए। और जहां तक मांझी जी का सवाल वो जीत रहा, और औरंगाबाद में भी हमारे कोई कैंडिडेट या कोई भी निखिल बाबू के लोग विरोध प्रदर्शन में कहीं नहीं है और साथ में है। चुनाव टिकट मिलने के पहले हर खेमा में विरोध प्रदर्शन रहता है, हर लोग को लगता है कि हमको मिल जाए, लेकिन जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो गया 2-4 दिन कसम कस चला, उसके बाद सब कोई लग गया काम में। 4-5 दिन पहले सब कोई मीटिंग किया नहीं, और हर जगह लोग लगे हुए हैं। आज भी हमारी बात हुई हमारे वहां विधायक है उससे भी, और लोग लगे हैं। और 100% हम लोग औरंगाबाद हो, चाहे गया हो, चाहे जमुई हो, चाहे नवादा हो, सब सीट जीतने जा रहे हो। आपको रिजल्ट पता चलेगा। संजीव चौरसिया जी, आपके सामने खोने के लिए 4 सीटें हैं एनडीए के लिए सामने, चुनौती बड़ी है। सुमित जी, कोई चुनौती नहीं है, जैसे आपने ही आकलन करके सब बता दिया कि चारों की चारों सीट एनडीए की रही है। ये ठीक है कि अलायंस के क्रम में और अलायंस के तारतम्य में सीट लोजपा भी है, जदयू भी है, भाजपा भी है। तो चारों सीट जब एनडीए की रही और भारी अंतर से, वो भी एनालिसिस आपने स्पष्ट रूप से दिखाया, तो उस स्पष्टता के साथ आज पूरा देश के अंतर्गत जो बयार बह रही है और विकास की, राष्ट्रीयता की, पूरा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से अपार बहुमत दिखाई दे रहा है पूरा देश के अंतर्गत। इस बात का प्रमाण अप्रामाणिकता है। और अलायंस की बात तो महागठबंधन का करेंगे, तो उनके अलायंस के पार्टनर जब इस प्रकार के उद्घोषणा करते हैं अपने संकल्प पत्र में कि देश द्रोह से संबंधित कानून को हम निरस्त करने का काम करेंगे, तो जो पार्टी का ध्येय और उद्देश्य रहता है कि देश के बांटने का काम पर जिन लोगों ने देशद्रोहियों का काम करने का काम किया है उनके साथ खड़े होने का प्रदर्शित करते हैं, तो क्या भारत की जनता और बिहार की जनता वैसे लोगों के साथ खड़ा दिखेगी क्या? चलिए ठीक है, यही पॉइंट, इसी पॉइंट से मैं डिबेट ओपन करता हूं सर, इसी पॉइंट से, क्योंकि बीजेपी की एक ही लाइन लेंथ है, देशद्रोही बनाम देशभक्त, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह। तो क्या मेरा सवाल आज का भी यही है कि बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों पर वोट करेगी जनता, या राष्ट्रवाद का मुद्दा भारी पड़ेगा? दानिश, देखिए एक चीज है, बड़ा भी संजीव जी बोल रहे थे कि देशद्रोही का जो सेक्शन है वो खत्म करने की बात कांग्रेस करती है। आईपीसी में शायद संजीव जी को आइडिया नहीं, या इनका काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है जनता को दिग्भ्रमित करना। आईपीसी में किसी भी सेक्शन का सब सेक्शन होता है। भाषण दे देने से, किसी तरह के सरकार के प्रति अगर हमने प्रदर्शन कर दिया और आपने उनके ऊपर में झूठ मूठ का देशद्रोही का सेक्शन लगा दिया, उस सेक्शन को खत्म होना चाहिए, ये एकदम सही है। उसके अलावा देशद्रोही का कौन सा सेक्शन खत्म किया? एक ही सेक्शन खत्म तो क्या ये सरकार का विरोध मुद्दा है? ये मुद्दा है, सर सुनिए ना, तो ये मुद्दा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो दिए नहीं, क्या चर्चा कर रहे हैं आज? क्यों नहीं चर्चा कर रहे? आज ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि 15 लाख रुपए कब देंगे? जब से जनसंघ बना तब से भाजपा बनने तक हर एजेंडे में इनका आज इनसे पूछा जाए कि क्या स्किल इंडिया का मंत्रालय का व्यापकता भूल गए क्या? करोड़ों का आज जो पूरा संगठित करके ट्रेनिंग लेके उनके गए हैं क्या? आज रोजगार सेक्शन के आज आप बताइए ना कि रोजगार के सेक्शन में किस फील्ड में हुए? क्यों इस प्रकार का आंदोलन की बात नहीं है? संजीव जी 10 सेकंड में सुन लीजिए, 10 सेकंड में सुन लीजिए। ऐसा है कि हम लोग 5 साल पहले गली मोहल्ले, चूंकि सोशल सामाजिक जीवन में रहे हैं, तो हर महीने में 1.5 महीने में मिठाई आती थी हमारे घर पे। लोग लाकर मिठाई देते थे कि मेरे फलां लड़के की नौकरी रेलवे में हो गई, फलां लड़के की नौकरी एसएससी में हो गई। 5 साल हो गए सर, उस मिठाई के लिए हम तरस रहे हैं।
ना रेलवे में। आप तो वो भी देखिए ना कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए बताइए ना, देश के जेब बढ़ रहे हैं उसको नहीं देख रहे क्या? सरकारी में नौकरियों की जो आयाम निकल रहे, रेलवे का भी लाखों नौकरी निकल, बताइए समाज के सामने आप बताइए ना कि रेलवे की जरूरत है उस समय क्यों नहीं आपको बताइए चाहते हैं? जितने बोर्ड का हुआ है, बोर्ड के लेकर कांग्रेस ने जो सिस्टम बनाया है, आप इस सिस्टम को क्रैश करना चाहते हैं, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप इसका मतलब सेना केवल जेल में है, बेल में है, भ्रष्टाचार में लिप्त आप है। आप देश के सामने बताइए कि भ्रष्टाचारियों के लिप्त में है कि नहीं? आपके एक एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज भ्रष्टाचार से गया इस देश के अंदर कोई नहीं किया है। आज प्रधानमंत्री से लेकर जितने मंत्री है कोई भ्रष्टाचार में लिप्त, तो बताइए इस चीज को प्रामाणिकता के साथ बताइए, काम कीजिए। आज रोजगार जितने किए हैं, गरीबी को गरीबी हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या करी योजना को, गरीबी की बात लेकर और अंबानी और अदानी की दलाली करते हैं। आपने कौन से बात किया? मोदी को पैसा एक सेकंड संजीव जी, आपकी नजर में है मुद्दा ये, संजीव जी एक सेकंड, आपकी नजर में आपको लगता है कि ये मुद्दा है? इन मुद्दों पर भी, क्योंकि आपके नेताओं के भाषण में हमेशा से एक सेकंड दानिश एक सेकंड, दानिश रिजवान साहब एक सेकंड रुकिए एक सेकंड रुकिए, दानिश एक सेकंड ठीक है दानिश, मुझे लगता है कि इन चीजों के बारे में जनता बेहतर समझती है और वो अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन मुद्दे बार बार क्या भटक रहे हैं और क्या उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है लोगों को, कल ये तय हो जाएगा वोटर टर्नआउट में। क्या हुआ आपने देख लिया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, जांच करने की बात कर रही है। मोदी जी और अमित शाह जी जा रहे हैं, ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं, शोर होता है, इसी शोर में जनता के मुद्दे दब जाते हैं, पहले जनता के मुद्दे दब जाते हैं। पहले किसानों के कर्ज माफी कीजिए, जो कहते हैं वो करते हैं। एक सेकंड, राज्यों में हमारी सरकार बनी और हमने वादा करा था, सुहेली मेहता जी कहानी माफी करेंगे, हो गया, दानिश रिजवान हो गया, और संजीव जी एक सेकंड रुक जाइए, सुहेली मेहता जी, नीतीश जी जहां भी गए उनके भाषण में एक लाइन जरूर थी कि मैं काम के आधार पर मजदूरी मांग रहा हूं, लेकिन बीजेपी नेताओं के भाषण को हमने जहां जहां देखा, जिन नेताओं के भाषण उस भाषण में राष्ट्रवाद, देशद्रोह, पाकिस्तान जैसी बातें थी। आपको लगता है कि एक बार फिर से विकास के बजाय राष्ट्रवाद, देशद्रोह, पाकिस्तान के मुद्दे को बीजेपी आगे लेकर आई, क्या वो मुद्दा होगा? राष्ट्रवाद भी मुद्दा है, दोनों हथियार मुद्दा होगा। एक सेकंड रुक जाइए दानिश एक सेकंड रुक जाइए, संजीव जी क्या वो मुद्दा होगा? सुहेली जी सुमित जी बताइए। सुहेली मेहता सवाल है। हाँ देखिए, हमारा एक तरफ नीतीश जी काम के आधार पर मजदूरी मांगते नजर आए, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रवाद। काम किए हैं तो मजदूरी मांगेंगे ही, 15 साल से हमारी लेकिन आपके सहयोगी पार्टी के नेता राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह करते रह गए। क्या लगता है कि राष्ट्रवाद एक मुद्दा है? देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है सुमित जी, सभी लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें। राष्ट्रवाद का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि सिर्फ राष्ट्रवाद का नारा दें। हमारी सरकार काम कर रही है, बीजेपी तो कर रही है, वही काम कर रही है, बीजेपी तो कर रही है, भ्रष्टाचार को मिटा रही है, अपराधियों को जेल में भेज रही है, यही इन लोगों का प्रॉब्लम है। जेडीयू 370 के समर्थन में है कि विरोध में है? जिस पॉलिसी से इन्हें तकलीफ होती है, 370 के समर्थन में है या विरोध में? नोटबंदी से, क्योंकि इनके भ्रष्टाचारियों के द्वारा धारा 370 प्रॉब्लम है। सुहेली मेहता जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा उस पर आप नहीं बोल रही हैं। मेरा सवाल है, पहले चरण का कल चुनाव होना है, लोग निकलेंगे, लोगों के जहन में अपना मुद्दा क्लियर है, लेकिन इस बार राजनीतिक दलों की ओर से जो कोशिश की गई, आप तो कहते हैं काम के आधार पर, लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र देखिए, 35A 370, फिर से वही बात, राष्ट्रवाद, देशद्रोह, ये सारे मुद्दे हैं। आप उनकी साझीदार हैं, राम मंदिर,
आप क्या कहेंगी जाकर? वो तो मुद्दे हैं, वो तो मुद्दे हैं। तो 370 हटाना मुद्दा है, 370 हटाना मुद्दा है। क्यों इंतजार कर रहे हैं? जनता देख रही है कि हम काम कर रहे हैं। 370 हटाना मुद्दा है, 370 और 35 ये मुद्दा है। हमारा मुद्दा क्या है और किस मामले में साथ है और किस मामले में हम साथ नहीं है, ये पूरा देश जानता है। सुमित जी, उसको बार बार कहने की जरूरत सुहेली मेहता जी, 370 और 35 ये मुद्दा है। 70 के बारे में बताइए ना, 70 आप चाहते हैं हटाना कि हम नहीं? किन किन मुद्दों पर साथ है और किन किन मुद्दों पर नहीं, मैं जान रहा हूं ना, साथ मानने वाली बात नहीं। इसीलिए लगता है अमित चुन्ना और सुहेली मेहता को अमित चुन्ना जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बढ़ाने का काम किया हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यों आप नहीं हटाएंगे ये बात। दानिश एक सेकंड, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हम तो कह रहे हैं कानून के आधार पर सरकार मोदी जी को गाली देंगे तो आप देशद्रोही बना आप बताइए ना वहाँ पे नरेंद्र मोदी वो होता है क्या? आप आईपीसी के धारा को बहुत पढ़े हैं तो ये बताइए ना कि भाई देश को टुकड़े करने के बाद ये शब्द हम उपयोग करेंगे पाकिस्तान का झंडा आप यहाँ पर जलाने का नहीं करेंगे, भारत का झंडा भी जलाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप उन मुद्दों के साथ ये नहीं है क्या? ये बताइए ना, आइए नहीं जवाब दीजिए सामने, नौकरियां जलाइए, कोई बात कल जब बूथ पर वोटर आएंगे और वो उनसे हमारे संवाददाता पूछेंगे मुद्दों के बारे में, तब आप सुन लीजिएगा किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने जा रही है। ये शोर नहीं सर, ये शोर नहीं, एक सेकंड। नहीं वो महिला की बात कीजिए, नहीं वो महिला की बात कीजिए जो महिला लड़ रही है। नहीं अरे ये कोई बात है? सजाया आपका आप लोगों ने मुजफ्फरपुर वाले मामले में छोड़िए, अमित टुन्ना है ना, फिर अमित टुन्ना है, सुहेली मेहता और अमित टुन्ना को बोल दीजिए। क्या आप बात कीजिएगा? सुहेली मेहता और मंजू वर्मा की बात कीजिए, उसको मंच पे घुमा रहे हैं। आप मंजू वर्मा की बात कीजिए, नहीं उसको आप मंच पे घुमा रहे हैं, इस्तीफा दिए तो मंच पे घुमा रहे हैं। आप किसी के मंजू वर्मा ने इस्तीफा दिया। देखिए ऐसा नहीं चाहिए, आप किसी सभ्य महिला को इस तरह अपमानित नहीं कर सकती है, आप नहीं कर सकती। कैसे नहीं है? अरे किसी को फेवर में चुनाव मैदान में छोड़े तो आप मंजू वर्मा तो कराई, मंजू वर्मा के अंदर में उनके मंत्रालय में इतना दुष्कर्म हुआ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, आप उनको मंच पे दिखा रहे हैं वोट के लिए, आप क्या बात कीजिएगा? नहीं आप आपसे 370 की बात कर रहे हैं, आपसे सुमित जी 370 की बात कर रहे हैं, पहले आप वो बताइए। के लिए वोट मांगने जा रहे हैं मैडम, 8 साल से लेके 7 सुहेली मेहता जी 370 और एक सेकंड, 370 और 35 पर आइए ना जल्दी से। सुहेली मेहता जी, क्या वो मुद्दा है? बीजेपी के लिए तो मुद्दा है। एक सेकंड अमित जी एक सेकंड देखिए, वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं, एक सेकंड रुकिए। सुहेली मेहता जी जवाब है, सुहेली मेहता जी एक सेकंड, सुहेली जी एक सेकंड सवाल सुनिए, सुहेली जी एक सेकंड सवाल सुनिए, सुहेली जी आप कहां चली जा रही हैं? मेरे पास वक्त इतना नहीं होता है। 370 और 35 ए मुद्दा है आपके लिए, बीजेपी के लिए तो है। आप जानते हैं कि हम किस मुद्दे पर नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो बताइए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं, बताइए फिर। मैं नहीं जानता हूँ, जानते हैं कि 370, देखिए हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सर्वधर्म समभाव के साथ समरसता के साथ यही तो संभाव आप घोषणा पत्र बीजेपी का फिर पढ़ लेती हैं और उसे बंद करके चुप हो जाती हैं। सरकार आएगी बीजेपी की तो वो कह रही है कि हम हटाएंगे 370 और 35। आप इस सरकार को सपोर्ट करेंगे तो क्या ये मुद्दा आपके लिए नहीं है? लेकर ये सैनिकों से मोदी जी का पठानकोट की बात होती है, थर कांपते हैं। चाहिए कि उस पे इनका क्या मतलब है? नहीं कर रहा है ये बिहार की ऐसी पॉलिटिकल बड़ा केंद्र में रह रहा है। अरे हम लोग कर रहे 22 लाख 3 लाख के नौजवानों को नौकरी देने का बात कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? 2 करोड़ नहीं, हमने किसानों को जाने हमने किसानों की बात की है, हमने की बात की है, हमने एजुकेशन हम ये कोई बेचेंगे, हम ये नहीं दारू किलो हुआ था। क्या है दाल जो था 180 रुपए किलो, क्या स्थिति है? महंगाई कम हुई है, सब कम हुई है। अरे क्या कम हुई है? महंगाई और बेरोजगारी पर थोड़ा तो आ गए लोग।
बहुत शुक्रिया सर महंगाई और बेरोजगारी पर आने के लिए थोड़ा, लेकिन यही एक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात की उम्मीद जनता करती रहती है चुनाव भर, लेकिन उन मुद्दों के बजाय क्या क्या मुद्दे आ जाते हैं, किस तरह के शब्द आ जाते हैं और उन शब्दों के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। हालांकि जनता अब तय करेगी कि किन मुद्दों के आधार पर हम वोट करें, लेकिन हम आपसे जरूर अपील करते हैं वोट डालने जरूर जाएं। न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि फर्ज भी है। आपका एक वोट आपके क्षेत्र की तस्वीर, आपके देश की तस्वीर, आपके राज्य की तस्वीर बदल सकता है। नमस्कार।